Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Married Law Group and in this video we will study भारतीय न्याय संहिता 2023 और इस वीडियो के पहले वाले लेक्चर्स में में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 62 हम कर चुके हैं और आज हमें नया चैप्टर 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता से कंटिन्यू करता है, जो कि बताता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड की बच्चों के प्रति अपराध किसी ने किया तो वो कौन से अपराध होंगे, या फिर वुमेन महिला के प्रति अपराध हुए तो वो कौन से अपराध होंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 63 टू सेक्शन 99 हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में, जो कि अब मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो हम सेक्शन 63 से कंटिन्यू करते हैं रीड करना, जो कि सेक्शन 63 की मार्जिनल हेडिंग जो ऊपर बता रहा है ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल अपराध कौन कौन से होते हैं वो सेक्शन 63 बता रहा है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 63 जो कि है भारतीय न्याय संहिता, क्या है वो, रेप। अब सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता का रेप को परिभाषित कर रहा है। पहले हमारा आईपीसी में सेक्शन 375 रेप को आईपीसी का परिभाषित डेफिनेशन देता था। ठीक है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग लॉ सेक्शन 375 ऑफ द एक्ट 45 ऑफ 1860। ठीक है, तो आईपीसी का इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 रेप की परिभाषा डेफिनेशन देता था। तो अब हमारा भारतीय न्याय संहिता का रेप की डेफिनेशन कौन सा सेक्शन देता है, सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता की बॉडी। देखिए, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, एक पुरुष कहा जाएगा कि उसने बलात्कार कमिट किया अगर तो वो क्या करता है, तो इफ ही, अगर तो वो क्या करता है, ये सब करता है। ए पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, अपने पेनिस को, अपने लिंग को पेनिट्रेट करता है, टू एनी एक्सटेंड, किसी भी हद तक पेनिट्रेट करता है। मतलब पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, बस टच करता है। ठीक है, टच करता है। और देखिए, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंड इनटू द वजीना, पेनिट्रेट करता है अपने पेनिस को और किसी भी हद तक करता है। और कहाँ करता है, वजीना के ऊपर, मतलब जो फीमेल की योनि होती है उसके ऊपर टच करने की, मतलब वो कोशिश कर रहा है, पेनिट्रेट मतलब टच करने से वो पेनिट्रेशन की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब वजीना पे, उस वुमेन की वजीना पे टच करता है, पेनिट्रेट करता है एक पुरुष अपने पेनिस को, या फिर महिला के माउथ में पेनिट्रेशन करता है, मतलब अपने पेनिस को टच करवाता है, यूरेथ्रा, महिला के यूरेथ्रा में, और एनस ऑफ अ वुमन, या फिर महिला के एनस में एक व्यक्ति जब पेनिट्रेशन करता है अपने पेनिस को तो कहा जाएगा कि उसने क्या किया है। आगे देखते हैं, और मेक्स हर टू डू सो, या फिर उस महिला को बताता है, उस महिला को बोलता है, उस महिला से ये सब करवाता है। मतलब अपने पेनिस पे या तो खुद उसकी वो बोलता है कि अपनी वजीना इस पर पेनिट्रेशन करो, या तो खुद बोलता है कि मेरे पेनिस पे उस महिला को करवाता है कि क्या इस पर माउस टच करो, या फिर अपनी यूरेथ्रा टच करो, या फिर अपना एनस टच करो। ठीक है, वो व्यक्ति। अब देखिए, और एनी अदर पर्सन, या खुद उस महिला को वो व्यक्ति बोलता है जो कि बलात्कार के केस में अब उस पर चार्ज लगने वाला है, या फिर वो खुद के लिए बोलता है, या फिर किसी और अन्य के लिए बोलता है, किसी और अन्य व्यक्ति के साथ महिला को मतलब करने के लिए बोलता है। और देखिए, और क्या कर सकते हैं वो व्यक्ति, बी इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट, अब इंसर्ट कर देता है, मतलब एंट्री कर देता है अपने पेनिस की, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट, अपने पेनिस की, अपने लिंग की एंट्री करवा देता है, और किस भी हद तक करवाता है, चाहे थोड़ा या फिर पूरा डीपली, वो मैटर नहीं करता। एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अन्य पार्ट बॉडी का, वो जरूरी नहीं है कि पेनिस ही वो इंसर्ट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी धातु ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है भाई, ये पेन, ये पेंसिल, ये एसी का रिमोट, ये बोतल, कुछ भी आ सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है, और कहाँ इंसर्ट करता है वो व्यक्ति, और देखिए, और अ पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर अपने शरीर का पार्ट, कोई बॉडी का पार्ट इंसर्ट करता है एक व्यक्ति किसी भी हद तक, कहाँ करता है, नॉट बीइंग द पेनिस, पर वो इंसर्ट जो व्यक्ति कर रहा है वो पेनिस नहीं है, तो वो इंसर्ट क्या कर रहा है वो व्यक्ति, एक महिला की वजीना में, यूरेथ्रा में, एनस में, और एनी पार्ट ऑफ द सच वुमेन, वो कहाँ कर रहा है, वो महिला की वजीना में, एनस में, यूरेथ्रा में वो किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है, मतलब डाल रहा है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है अपने पेनिस को डाल रहा था, लेकिन हमने इंसर्ट से मतलब समझा कि पेनिट्रेशन का मतलब लगाना नहीं था, अप्लाई, वो तो हमें क्लोज डी में देखने को मिलेगा, अप्लाई करता है। ए में सीधा मतलब है कि वो अपने पेनिस को महिला की वजीना में, एनस में डाल रहा था, तो उसको अब रेप बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बी इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ बॉडी, अब वो व्यक्ति जो कि जिस पर कि रेप का चार्ज लगने वाला है, वो व्यक्ति क्या करता है, इंसर्ट कर देता है, मतलब डाल देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी धातु को, किसी भी चीज को जो कि पेनिस नहीं है, या फिर अपने
और किसी बॉडी के भाग को जो कि पेनिस नहीं है और कहाँ डालता है, इनटू द वजीना द यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमेन, और कहाँ, वुमेन की वजीना में, यूरेथ्रा में, एनस में उस महिला की, ठीक है। और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या उस महिला को बोलता है कि तुम मेरे साथ यह करो, या तुम खुद ही अपने आप एक ऑब्जेक्ट अपने वजीना में, एनस में, यूरेथ्रा में डालो, या फिर कोई और व्यक्ति तुम्हारे, जिसको मैं बोलूंगा वो तुम्हारी वजीना में, यूरेथ्रा में, एनस में, ये सब चीजें ऑब्जेक्ट और कोई अपना बॉडी का पार्ट डालेगा, ठीक है। बट नॉट बीइंग द पेनिस, वो लिंग नहीं है अब जो इंसर्ट हो रहा है। अब सी मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमेन, अब मैनिपुलेट करता है मतलब कंपन पैदा कर देता है, मतलब एक महिला के कोई भी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मैनिपुलेशन मतलब क्या होती है कि भाई छूता है, टच करता है, मैनिपुलेट करता है महिला के किसी भी बॉडी पार्ट को, सो एज टू कोज पेनिट्रेशन, जिससे कि महिला में पेनिट्रेशन उत्पन्न हो जाए, मतलब उसको क्या हो जाए, उसको पेनिट्रेशन मतलब उसको हलचल आ जाए, और उसको महिला को हलचल कहाँ आ जाए, इनटू द वजीना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सच वुमेन, उस महिला की वजीना में पेनिट्रेशन पैदा हो जाए, उस मैनिपुलेशन से उस महिला की यूरेथ्रा में पेनिट्रेशन चालू हो जाए, एनस में और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सच वुमेन, कोई भी और जो शरीर का भाग है उस महिला का, उसमें पेनिट्रेशन चालू हो जाए। और सिर्फ क्या करने से उस व्यक्ति ने जब मैनिपुलेट किया अपना कोई बॉडी का पार्ट, ठीक है, ताकि उस महिला के वजीना में, एनस में, यूरेथ्रा में पेनिट्रेशन हो जाए, मतलब हलचल स्टार्ट हो जाए। आप देखिए, और मेक्स हर टू डू सो विद हिम, या फिर उस महिला को बोलता है कि मैं तो तेरे साथ ये मैनिपुलेशन नहीं करूंगा, तू मेरे साथ कर, और एनी अदर पर्सन, या कोई और अन्य व्यक्ति को वो बोलता है कि तुम इस महिला के साथ मैनिपुलेट करो कोई भी पार्ट इस वुमेन का, जो तुम इस वुमेन के कोई भी पार्ट को छुओगे, इसमें पेनिट्रेशन, इसमें कोई कंपन पैदा हो जाए, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इसमें कोई कंपन पैदा हो जाए, और ये फिर इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए ये उत्तेजित हो जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 का क्लोज डी, अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजिना, अब ये ओरल सेक्स की बात कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जो जिस पर बलात्कार का, रेप का चार्ज लगने वाला है, वो क्या करता है, या तो अपने माउथ को, अपने मुंह को अप्लाई कर देता है, कहां पर, वजीना पर, एनस पर, यूरेथ्रा पर, और किसके, एक वुमेन के, ऑफ अ वुमेन, ठीक है। और मेक्स हर टू डू सो, या उस महिला से खुद के पेनिस वगैरह को, इनको एनस वगैरह को क्या करता है, अप्लाई करवाता है महिला के माउथ को, ठीक है। सो टू डू विद हिम और एनी अदर पर्सन, या तो फिर या क्या कहता है, और मेक्स हर टू डू सो, या उस महिला को कहता है कि तू ओरल सेक्स कर मेरे साथ, या फिर वो व्यक्ति जो अब बलात्कार का जिस पर चार्ज लगेगा वो व्यक्ति कहता है कि तू मेरे साथ तो मत कर ओरल सेक्स, तू किसी और के साथ कर, तो अब उसको भी चार्ज किया जाएगा कि उसने क्या किया है, ओरल सेक्स के लिए उस महिला का रेप किया है, ठीक है। तो अब ये समझने वाली बात है, हमारे सन 2013 में हमारे जो आईपीसी में हमारा सेक्शन 375 था जो की डेफिनेशन देता था रेप की, उस डेफिनेशन में सन 2013 में बहुत ही मेजर अमेंडमेंट हुई थी और रेप के प्रावधान को पूरी तरह से बदल करके रख दिया था, ठीक है। और उसमें क्या कहा था, अब क्या है, अब सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही करना रेप नहीं होता है। अगर एक पुरुष ने अपने पेनिस को महिला के योनि पर टच किया, या फिर उस महिला में कोई भी ऐसा एक्ट करके अपनी बॉडी पार्ट टच कर कोई भी ऐसा पेनिट्रेशन उत्पन्न करने की कोशिश की, तो वो भी रेप होता है। अब एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही रेप नहीं होता है। अब पेनिट्रेशन करना मतलब पेनिट्रेशन तो सिंपल सा है कि भाई एंट्री ले ली पेनिस ने महिला के योनि में या फिर महिला के एनस में, ठीक है। लेकिन इंसर्ट करना किसी धातु को तो वो भी रेप है, ठीक है। और मैनिपुलेट करना महिला के कोई बॉडी पार्ट ताकि महिला में पेनिट्रेशन पैदा हो जाए, ताकि वो सेक्स करने के लिए उत्तेजित हो जाए, तो वो भी रेप होता है आज के टाइम में। अब देखिए, या फिर ओरल सेक्स, अगर सिर्फ ओरल सेक्स करा और एक्चुअल में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा, तो अब क्या होगा, सीधा सीधा वो भी रेप बनता है। तो 2013 के अमेंडमेंट से हमें ड्रास्टिक मेजर चेंजेस देखने को मिले थे रेप की डेफिनेशन में, और ये हमें हूबहू सेक्शन 63 भारतीय न्यायिक संहिता में हमें यह कॉपी और पेस्ट मिली। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 रेप का लेटर पार्ट। अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस, और किन हालातों में ये चारों चीजों ABCD में लिखी गई हैं। पेनिट्रेशन करता है अपने पेनिस को, इंसर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैनिपुलेट करता है किसी भी बॉडी पार्ट के वुमेन को ताकि उसके योनि में पेनिट्रेशन हो जाए, या फिर ओरल सेक्स करता है एक व्यक्ति, या फिर महिला को बोलता है तू मेरे साथ ओरल सेक्स कर, तो वो व्यक्ति जो नीचे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, 7 सर्कमस्टांसेस हालात दिए गए हैं, इनमें से अगर कोई भी वो महिला अगर उस महिला की सहमति नहीं है, तो ये जो नीचे हालात दिए गए हैं, अगर उसका एक्ट और उस महिला का एक्ट, जो उस महिला विक्टिम है और उस
अक्यूज का एक्ट इन 7 डिस्क्रिप्शन में फॉल करेगा ना तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको रेप के लिए चार्ज किया जाएगा उस पुरुष को। अब देखिए सब हेड 1 अगेंस्ट हर विल, तो ये सारी चीजें पेनिट्रेशन, इंसर्ट, मैनिपुलेशन या फिर अप्लाई ओरल सेक्स के लिए वो व्यक्ति उस महिला से कैसे करता है, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। सब हेड 2 विदाउट हर कंसेंट, और अब ये सारी चीजें इनमें से या सारी चीजें या फिर इनमें से एक चीजें या तो पेनिट्रेशन करता है और इंसर्ट करता है या फिर मैनिपुलेट करता है या फिर ओरल सेक्स करता है, तो वो इन चारों में से कोई एक चीज या चारों चीज कैसे करता है, विदाउट हर कंसेंट, उस महिला की कोई सहमति नहीं है यह सब करने में, उसके कंसेंट के सहमति के बिना करता है। सब हेड 3 विद हर कंसेंट, भाई सहमति तो लेता है उस महिला की यह सब करने के लिए। When her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt, पर वो महिला सहमति बस इसलिए देती है कि उस व्यक्ति ने जो उसके साथ ये रेप जैसा सेक्सुअल ऑफेंस करने वाला है, वो पेनिट्रेट करने वाला है, अपने पेनिस को इंसर्ट करने वाला है किसी धातु को उस महिला के वेजिना में, एनस में, यूरेथ्रा में, या उस महिला को मैनिपुलेट करने वाला है उस महिला के कोई भी बॉडी पार्ट को, ताकि उस महिला की योनि में और एनस में पेनिट्रेशन हो जाए, जिससे वो उत्तेजित हो जाए सेक्स करने के लिए या फिर ओरल सेक्स के लिए करता है। तो उस महिला को उस महिला ने उस व्यक्ति को कैसे कंसेंट दिया, सहमति दी है, लेकिन सहमति कैसे दी है, जो रेपिस्ट था, जो अक्यूज बनेगा रेप का, उसने उस महिला को या तो मौत का डर दिखाया कि तेरी अभी हत्या कर दूंगा, तू ये सब मेरे साथ नहीं करेगी, तो ये सेक्सुअल एक्ट नहीं करेगी तो या फिर तेरे को बहुत चोट मारूंगा, तेरे को पिटाई कर दूंगा, ठीक है। और ये चोट सिंपल चोट नहीं, ग्रीवियस चोट, ठीक है, ये इंप्लाइड है, क्योंकि डेथ के साथ हमेशा सिंपल हर्ट कभी नहीं चलता, चोट चलती है, वो भी ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। तो या तो तेरे को चोट मार दूंगा, तू मेरे साथ सेक्सुअल एक्ट नहीं करेगी, और या तो जो तू जिसकी परवाह करती है उस व्यक्ति को जो तेरा सबसे प्यारा व्यक्ति है उस महिला को बोल रहा है कि उसको चोट मार दूंगा, तो अब महिला ने कंसेंट उनको बचाने के लिए और अपनी बॉडी को बचाने के लिए उस रेपिस्ट को दी है, ठीक है। अब सब हेड 4 विद हर कंसेंट, अब महिला सहमति तो देती है कि एक व्यक्ति उसके साथ ये एक्ट करेगा। और देखिए व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, और एक पुरुष को पता है जो कि उसके साथ बलात्कार करने वाला कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो उसका पति नहीं है, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married, और वो जानता है कि इसने कंसेंट क्यों दी है, ये तो मान रही है इसने सहमति सेक्स करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इसलिए दी है क्योंकि ये तो समझ रही है कि मैं इसका पति हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, पर एक्चुअल में मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ, मैं तो अनदर मैन हूँ। तो अब इसलिए उस महिला ने कंसेंट दी है, और उस व्यक्ति को जो अब उसका रेप करेगा उसका पति बनकर, वो उसको पता है कि इसने कंसेंट कैसे दी है, उसने यकीन करके दी है कि ये अनदर मैन नहीं है, ये तो मेरा पति है जिसको मैं सेक्स करने की कंसेंट दे रही हूँ, सहमति दे रही हूँ। तो अब उस व्यक्ति को पर रेप का चार्ज लगेगा, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, रेप का चार्ज लगेगा, ठीक है, रेप का उस पर चार्ज लगेगा। अब सब हेड 5, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट, उस महिला की सहमति तो लेता है वो रेपिस्ट जो अब जिस पर एक रेप का चार्ज लगने वाला है, पर वो सहमति कैसे दी जाती है उस महिला द्वारा, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो महिला जिसका रेप होने वाला है वो दिमागी रूप से पागल है, और इंटॉक्सिकेशन, या उस महिला ने शराब पी हुई है, और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली, या फिर उसने उस व्यक्ति ने जो अब रेपिस्ट बनेगा जिसको रेप का धारा लगेगी, उसने खुद पर्सनली अपने इच्छा से पर्सनली अपने हाथों से उस महिला को एडमिनिस्टर किया है, और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टूपिफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस, या फिर अपने आप पर्सनली उसने अनहोलसम स्टूपिफाइंग सब्सटेंस उस महिला को दिए, मतलब ड्रग दिया है और अनहोलसम ड्रग दिया है, या फिर किसी और के थ्रू उस महिला को दिलवाया, ठीक है, जैसे LSD वगैरह, ये वीड वगैरह, हैश वगैरह दिलाया है, जिससे वो महिला अपने सेंसेस में नहीं है, तो अब फिर उस महिला ने सेक्स करने के लिए सहमति दी है। तो अब क्या होगा देखिए, she is unable to understand the nature and the consequences that to which she gives to consent, अब वो महिला जिसने अनहोलसम ड्रग और वो स्टूपिफाइंग सब्सटेंस अपने अंदर ग्रहण कर लिए, स्मोक कर ली है, LSD खा ली है और वीड वगैरह स्मोक कर लिए, तो अब उस महिला को नहीं पता है कि जो मैं सहमति अब देने वाली हूँ उस सहमति की क्या श्रेणी है और इसके मेरी सहमति के परिणाम क्या निकलेंगे। ऑब्वियसली उसके परिणाम क्या निकलेंगे उसकी सहमति के, जो नशे में एक महिला जिसने अनहोलसम ड्रग टेस्ट कर लिया है, स्मोक कर लिया है, या फिर एक स्टूपिफाइंग सब्सटेंस खा ली है और उस रेपिस्ट ने उसको दी है पर्सनली, या फिर किसी और के द्वारा दी गई है, मतलब रेपिस्ट ने बोला था किसी और व्यक्ति को उसके जाके ये दे दो, उसकी ड्रिंक में मिला दो, और अब जब महिला सेक्स करने के लिए कंसेंट दे रही है तो उस महिला ने कंसेंट कैसे दी है कि उसको नहीं पता मैं कंसेंट दे तो रही हूँ, सहमति दे तो रही हूँ, पर मेरा माइंड मेरी बुद्धि में नहीं है, मेरा माइंड मेरे काबू में नहीं है, और मेरे को नहीं पता जिसकी मैं कंसेंट दे रही हूँ उस एक्ट की, उस कार्य की श्रेणी क्या है और उस एक्ट का परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 63 का
सेक्शन 63 का क्लोज डी के नीचे जो सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं उसका सब हेड 5। अब हम पढ़ेंगे सब हेड 6, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज। या तो सहमति के साथ या सहमति के बिना, अगर एक महिला 18 साल से नीचे की है, उसने या तो सहमति के साथ सेक्स किया है तब भी रेप बनेगा, और सहमति के बगैर सेक्स किया है तब भी रेप बनेगा। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति ने एक 18 साल से कम की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या वो रिलेशन में हो, ठीक है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तब भी वो रेप बनेगा अगर वो महिला कंप्लेंट कर देती है, महिला के मदर फादर ब्रदर सिस्टर कोई भी कंप्लेंट कर देता, तो वो व्यक्ति जो उसका बॉयफ्रेंड है सो कॉल्ड, और वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड की सहमति भी थी, जब भी रेप बनेगा। ठीक है, और विदाउट कंसेंट अगर 18 साल की महिला एक वुमेन के साथ रेप की मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, वो तो रेप बनेगा ही बनेगा। तो ये हमारा था सेक्शन 63 का सेक्शन 63 का क्लोज डी का सब हेड 6। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सब हेड 7, When she is unable to communicate consent। अब एक महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अब टर्न कर जाता है किसमें टर्न कर जाता है, रेप में। और वो कब करता है, when she is unable to communicate consent, जब वो महिला अपनी सहमति को कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहती है नहीं करना चाहती, वो बयां ही नहीं कर पा रही, मतलब वार्तालाप वो कर ही नहीं पा रही, वो उसका कोई साधन नहीं है, तो वो क्या होगा, वो भी रेप माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 63 के हमने सारे साथ के साथ सर्कमस्टांसेस पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के क्वेश्चन में यू के यू लिखने हैं, और ये यू के यू आपको 10-20 नंबर का क्वेश्चन आएगा रेप के ऊपर, और आपको फुल बाय फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 की। हमारे पास 2 एक्सप्लेनेशन है और 2 एक्सेप्शन है, जो कि बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम सेक्शन 63 की एक्सप्लेनेशन 1 स्पष्टीकरण 1 पढ़ने वाले, जो कि कह रहा है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन वजीना शैल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। अब इस सेक्शन के इस प्रावधान के अंदर सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के अंदर यह मान लीजिए, यह समझ लीजिए, जो वेजिना होता है, जो एक वुमेन की योनि होती है, उस योनि में शामिल है क्या, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा एक वो हिस्सा होता है जो वुमेन की जो योनि होती है, वो वुमेन की योनि ये नहीं है कि भाई वुमेन की योनि भाई ओपन होती है और उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है। वुमेन की योनि बंद होती है, वो कवर्ड होती है, और जो कवर्ड वाला हिस्सा होता है, जो स्किन होती है, वो जो सॉफ्ट स्किन होती है, उसको ही लेबिया मेजोरा कहते हैं। एक व्यक्ति ने उस लेबिया मेजोरा पे अगर क्या किया, पेनिट्रेशन किया, इंसर्ट किया, मैनिपुलेशन किया, ओरल सेक्स करने की कोशिश की, तो वो भी रेप बनेगा। ठीक है, स्पष्टीकरण 1 या हमें एक्सप्लेनेशन 1 क्लियर कर देती है। अब एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण 2, कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट। जो कंसेंट, जो सहमति का मतलब है, वो सहमति कैसी होनी चाहिए, दोनों तरफ से अनइक्विवोकल, मतलब बिना कोई भेदभाव के वो कंसेंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। मतलब वुमेन की भी वही अनइक्विवोकल मतलब बराबर की सहमति है, और मैन की भी अनइक्विवोकल वो बराबर की सहमति है। और किसके लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स की। अब लिखिए, व्हेन द वुमेन बाय वर्ड्स, और महिला कंसेंट सहमति कब देती है, बाय वर्ड्स शब्दों के द्वारा, जेस्चर्स इशारों के द्वारा, और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या कोई भी फॉर्म जो कि वर्बल मौखिक रूप से बोली जाती है उस फॉर्म के द्वारा, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर मौखिक रूप से वार्तालाप के रूप से नहीं बोली जाती, जब भी कोई एक्सप्रेशन के द्वारा हो जाती है। अब देखिए, कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट, और महिला कम्युनिकेट कर देती है, तो वार्तालाप कर देती है एक मैन को कि वो विलिंग है, वो इच्छुक है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहती है एक स्पेसिफाइड, जो आपने बताया कि हम ऐसे सेक्स करेंगे, ऐसे सेक्सुअल एक्ट करेंगे, उस स्पेसिफाइड सेक्सुअल एक्ट में। ठीक है, तो वो होगा, उसका मतलब होता है कंसेंट। तो हमारा सेक्शन 63 की एक्सप्लेनेशन 2 सीधा कंसेंट को बता रही कि कंसेंट क्या होता है। अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है व्हेन द वुमेन बाय वर्ड्स, जेस्चर और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन communicates willingness to participate in the specified sexual act। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेक्शन 63 रेप की एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 एक्सप्लेनेशन 2 के नीचे जो प्रोवाइजो दिया गया वो पढ़ेंगे। अब ये सेक्शन 63 का जो प्रोवाइजो दिया गया, ये इस सेक्शन की एक्सेप्शन। अब देखिए, प्रोवाइडेड अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन। अब बताया जा रहा है एक महिला जिसने की फिजिकली मतलब शारीरिक रूप पे रेजिस्ट नहीं किया, मतलब कोई मुकाबला नहीं किया रेपिस्ट का जब उसके साथ सेक्सुअल एक्ट हो रहा था, तो आप ये मत मान लेना, क्या मत मान लेना, शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट, कि सिर्फ इसी कारणवश कि उस वुमेन ने अपने फिजिकली रेजिस्ट नहीं किया रेपिस्ट को जब उसके साथ सेक्सुअल एक्ट हो रहा था, तो आप ये मत मान लेना, क्या मत मान लेना, बी रिगार्डेड एज कंसेंटेड टू द सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि उस महिला ने कंसेंट सहमति दे दी थी उस सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब मान के चलिए एक व्यक्ति ए है जो कि एक महिला
एक्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उस महिला ने कुछ भी नहीं बोला। तो क्यों नहीं बोला? क्यों भाई? सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि अगर वो कुछ बोलती मैं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, आई एम नॉट विलिंग, तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उस व्यक्ति के पास गन हो और वो महिला सोचती हो अगर मैं नो करूंगी तो अभी मेरे को गोली मार देगा। तो इस महिला ने कोई भी फिजिकल रेजिस्ट मतलब कोई भी हाथापाई नहीं की उस रेपिस्ट के साथ और रेप होने दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने दिया। तो अब हमारा जो सेक्शन 63 का प्रोवाइजो यही क्लियर कर रहा है कि एक महिला ने फिजिकली रेसिस्ट नहीं किया, फिजिकली टक्कर नहीं दी, रेसिस्ट नहीं किया रेपिस्ट को, तो ये मत मान लेना कि वो उसकी कंसेंट थी सेक्सुअल इंटरकोर्स में, सेक्सुअल एक्टिविटी में, बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, अगर वो महिला बाद में जाके कंप्लेंट करवाती है और बोलती है कि मैंने ये मेरे हालात है, ये मेरे सर्कमस्टांसेस थे और मैंने कोई कंसेंट नहीं दी थी और मैंने रेजिस्ट भी नहीं किया था, इसको जो ये कर रहा था सेक्सुअल एक्ट मैंने करने दिया और अब मैं आपके पास आई हूँ, इसके ऊपर कार्रवाई करिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेक्शन 63 का प्रोवाइजो पूरा। अब हम पढ़ेंगे जो इसकी सेक्शन 63 की 2 एक्सेप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब पढ़ेंगे। एक्सेप्शन 1, अब एक्सेप्शन 1 मतलब डिफेंस। क्या अब जो प्रोवाइजो है वो भी डिफेंस है पर वो थोड़ा लाइटर डिफेंस है, लेकिन ये डिफेंस किसके लिए यूज में आ रहा है? ये सीधा डिफेंस वुमेन के लिए यूज में आ रहा है। मतलब जिस वुमेन ने कंसेंट नहीं दिया था, और कंसेंट क्यों नहीं दिया था? वो महिला कुछ बोली भी नहीं थी जब उसका सेक्सुअल एक्ट उसके साथ हो रहा था, उसने कुछ नहीं बोला था और वो उसने ना तो रेपिस्ट के साथ कोई हमला किया था, मतलब उसको फिजिकली रेजिस्ट भी नहीं किया था, कुछ बोला भी नहीं था कि दूर हो जाओ मत करो, तो रेपिस्ट ने सेक्सुअल एक्ट कर लिया। अब ये जो सेक्शन 63 का प्रोवाइजो बता रहा है ये सीधा महिला का डिफेंस है कि महिला बाद में जाकर भी कंप्लेंट करेगी तो उसकी कंप्लेंट मानी जाएगी कि हाँ इसके साथ रेप हुआ है। ठीक है, तो हम इसके सामने लिख लेंगे वुमेन डिफेंस टू चार्ज रेप। ठीक है, इफ शी डजंट फिजिकली रजिस्टर्ड। ठीक है, ये लिख लेंगे हम। ठीक है, रजिस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोवाइजो, ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 रेप की जो एक्सेप्शन है, जो कि प्रॉपर एक्सेप्शन है, जो कि एक मर्द को, एक पुरुष को मिलेंगे डिफेंस के रूप में कि उसने कोई बलात्कार नहीं किया। ये एक्सेप्शन पे एक पुरुष रेप के केस से बच सकता है। देखिए क्या है वो एक्सेप्शन 1 मतलब बचाव, डिफेंस 1। अब देखिए, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। एक महिला के ऊपर कोई मेडिकल प्रोसीजर, कोई मतलब मेडिकल प्रक्रिया करी जा रही है, मतलब ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह कुछ ऐसा किया जा रहा है, या फिर उसके बेबी कोई बर्थ दिया जा रहा है, डिलीवरी दी जा रही है, तो वो मत मान लेना कि वो रेप बन जाएगा, वो बलात्कार नहीं बनेगा। ठीक है, और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप, या फिर कोई मेडिकल इंटरवेंशन है, मतलब एक डेड बॉडी के साथ कोई मेडिकली कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको भी मत मान लेना कि ये क्या है, ये रेप नहीं बनेगा, ये रेप का गठन नहीं करता। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन 1 तो हमारे डॉक्टर्स वगैरह के ऊपर, जो ये साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जो कि नई जो डॉक्टर की फील्ड में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके ऊपर। अब जो एक्सेप्शन 2 है वो नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर है जो कि सिर्फ एक मैरिड मैन है उसके ऊपर। अब देखिए एक्सेप्शन 2, डिफेंस 2, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब एक्चुअल में सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर सेक्सुअल एक्ट मतलब इंटरकोर्स नहीं, मतलब मेकओवर। अब देखिए, बाय अ मैन, और एक व्यक्ति द्वारा, विद हिज ओन वाइफ, और अपनी ही वाइफ से वो एक व्यक्ति अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या सेक्सुअल एक्ट कर रहा है अपनी ही वाइफ के साथ, तो देखिए द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर ऑफ एज, तो वाइफ अब 18 साल से नीचे भी नहीं है, मतलब 18 साल से ऊपर की एक व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, तो वो इज नॉट रेप, तो वो बलात्कार नहीं बनेगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति की वाइफ 18 साल से नीचे की है और वो व्यक्ति अपनी वाइफ जो 18 साल से नीचे की उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट करता है, तो क्या वो रेप बन सकता है? 100% वो रेप बन सकता है। और अब हम बताते हैं एक एग्जांपल कि एक व्यक्ति जो कि ए है और उसकी वाइफ 20 ईयर्स की है और वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट करता है, तो क्या उसकी वाइफ पुलिस स्टेशन में जाके रेप की कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है? नहीं करवा सकती, क्योंकि ये एक्सेप्शन 2 पे फॉल कर रहा है। अगर करवा भी देगी तो उसके हस्बैंड को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देगा कि ये कोई हमारे लेजिस्लेचर ने इसको ऑफेंस नहीं बता रखा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 63 जो कि हमने पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। रेप हमने आज पूरा पढ़ लिया है और यही सारे रेप के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और जो हमने सेक्शन 63 के क्लोज A, B, C, D में जो पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन, अप्लाइज हिज माउथ टू द वजीना, एनस, यूरेथ्रा, ये वाले जो हमने जो ये वर्ड पढ़े अभी, यही इसमें एक्टा सीरियस है, ठीक है, यही इसमें एक्टा सीरियस है। और अब हमें
एक मजे की बात मैं बताता हूँ, सेक्शन 63 रेप वाली परिभाषा में एक एक्ट को अपराध बनाने के लिए कोई मेंस रिया की जरूरत नहीं है। ओनली एक्टस रियस प्रोड्यूस हुआ ना तो वो ही सफिशिएंट है, तो वो ही क्या है, वो ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 63 रेप पूरा का पूरा। और हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 64 जो कि बताता है कि सजा क्या मिलेगी एक रेपिस्ट को जो कि रेप करता है। इसमें सेक्शन 63 में बहुत सारे केस लॉज हैं, तो जब हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें मैं सारे केस लॉज आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 64 जो कि बताता है पनिशमेंट फॉर रेप, कि एक बलात्कारी को बलात्कार करने की क्या पनिशमेंट मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 63 में समझाया था कि भाई बलात्कार सिर्फ अपने पेनिस को, मतलब अपने पेनिस को क्या पेनिट्रेट करना ही नहीं होता, मतलब एक वुमेन की वजाइना में एंट्री करना ही नहीं होता और एग्जिट करना ही नहीं होता। एक रेप बनाने के लिए बस या तो पेनिट्रेशन हो जाए, इंसर्ट हो जाए कोई धातु भी, अगर आपने ये कोई पेन का हिस्सा भी या कोई आपने डिल्डो जो आर्टिफिशियल पेनिस होता है वो भी अगर एक वुमन की वजाइना यूरेथ्रा में आपने एंटर किया, एग्जिट किया, तो भी रेप बन जाएगा। ठीक है, या फिर मैनिपुलेट किया वुमेन के किसी बॉडी पार्ट को कि उस वुमेन के बॉडी पार्ट में पेनिट्रेशन पैदा हो जाए ताकि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उत्तेजित हो जाए, तो तब भी रेप बनेगा। ठीक है, और अगर ओरल सेक्स के लिए मतलब ओरल किया, मतलब पेनिस माउथ में एंटर किया, एग्जिट किया, या फिर महिला को बोला कि तुम अपने माउथ से एंट्री एग्जिट लो पेनिस की, तो वो भी रेप बनेगा। ठीक है, तो हमारे यही न्यू एज ईरा में डेफिनेशंस भी चेंज हुए थे 2013 में कि रेप बनाने के लिए अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि रेप का ऑफेंस के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पेनिस की एंट्री एग्जिट वजीना में नेसेसरी हो, नहीं, बस एक हल्का सा छूने से, टच करवाने से या फिर मैनिपुलेशन करने से, ओरल सेक्स करने से, ओरल करवाने से, मतलब ओरल जो होता है मतलब इन माउथ एंट्री एग्जिट, या फिर वजीना को एक व्यक्ति बस टच कर रहा है तो वो भी रेप बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चेंजेस है ड्रास्टिक। तो हम पढ़ेंगे और इसमें सेक्शन 63 में मेंसरिया मिसिंग है, कोई भी मेंसरिया मतलब गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड यहाँ नहीं दिखाना। प्रोसिक्यूशन के पास बर्डन ऑफ प्रूफ बस बहुत कम है, बस क्या दिखाना है कि ये वुमेन रही जज साहब और इस वुमेन की कोई कंसेंट नहीं थी और इस व्यक्ति ने इस वुमेन के साथ एक्टस रियस जो कि ये पेनिट्रेशन है, इंसर्टेशन है, मैनिपुलेशन है या ये अप्लाइज हिज माउथ है, ये इस वुमेन के साथ किए थे और इस वुमेन की कोई भी कंसेंट नहीं थी। और उस वुमेन के क्या डिस्क्रिप्शन, क्या कौन से सर्कमस्टांसेस में हुआ है, जो हमने सब एड 1 से लेकर सब एड 7 के जो सर्कमस्टांसेस पढ़े उसके साथ उसके सेट हुआ है, मतलब उसकी अगेंस्ट सर्विल हुआ है, विदाउट हर कंसेंट हुआ है या फिर विद हर कंसेंट हुआ है, बट उसको मौत के या फिर ग्रीवियस चोट के फियर में हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ रेप हुआ है, तो बस प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत कम है। एक वुमेन के साथ भाई रेप हुआ है, एक्टस रियस शो करना है, एक्टस रियस साबित करके रख देना, और एक्टस रियस तो साबित करना बहुत ही आसान होता है, मेंस रियस साबित करने में दुविधा आती है। ठीक है, तो वो रेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 63 जो कि मैंने आपको 27 मिनट में पूरा डिटेल में समझाया। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 64 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता जो कि बताता है पनिशमेंट फॉर रेप, कि अब एक रेप करने के वाले को, एक व्यक्ति को, एक पुरुष को क्या पनिशमेंट मिलेगी। अब देखिए सेक्शन 64 का सबसेक्शन 1, whoever except in the cases provided for in subsection 2 commits rape, तो जो कोई भी जो सेक्शन 64 के सबसेक्शन 2 में जो केसेस एक्सक्लूड कर रखे हैं, तो कोई व्यक्ति अगर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 में उसका एक्ट फॉल नहीं करा और फिर वो व्यक्ति रेप करता तो उसको क्या सजा मिलेगी। देखिए, शैल बी पनिश्ड फॉर विद रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर। तो उस व्यक्ति को रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट मतलब उसको जेल की सजा कटवाई जाएगी और उसको लेबर की तरह वहां काम कराया जाएगा, और 10 साल से कम तो वो होगी नहीं, पर कितने साल तक जा सकती है मैक्सिमम, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और उस व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उम्र कैद तक की सजा हो सकती है जो कि एक महिला के साथ रेप करता है। ठीक है, और एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, और 10 साल तो कम से कम होगी और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उम्र कैद तो जा सकती है, और प्लस साथ में फाइन जुर्माना देना पड़ेगा उस महिला को। ठीक है, अब हम सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 का जो इस पनिशमेंट से एक्सक्लूड हो रहा था उसके प्रोविजंस पढ़ते हैं कि ये वाले व्यक्ति कौन से जो कि रेप करते हैं तो इनको अलग सजा मिलेगी। अब ऑब्वियसली ये वाले व्यक्ति वो हैं जो कि सरकारी कर्मचारी है, जो कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और तो ये व्यक्ति अगर गलत काम सेक्सुअल एक्ट एक महिला के साथ करते हैं तो इन व्यक्ति को अलग सजा मिलेगी। हमारा लेजिस्लेचर पब्लिक सर्वेंट अगर जो ये रेप वाले ऑफेंसेस करते हैं उनके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट है। अब देखिए सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हम वो पढ़ते हैं। अब देखिए, whoever जो कोई भी, अब बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप, कि जो कोई भी एक पुलिसकर्मी है और फिर वो बलात्कार कमिट करता है तो अब उसको क्या होगा। देखिए, और वो कहाँ करता है, सब एड 1, with the limits of the police station to which such police officer is appointed, within the limits of police station एक वो पुलिसकर्मी रेप कमिट करता है और
लिमिट्स में, जो उस पुलिस थाने की लिमिट्स है, मतलब पुलिस थाने के अंदर नहीं, पुलिस थाने की जो लिमिट्स है, मतलब उस पुलिस थाने को जितने भी गांवों का चार्ज दे रखा है, जितने भी सेक्टर्स का, टाउन्स का, फ्लैट्स का चार्ज दे रखा है कि आप इसके ये पुलिस थाना इनके केस देखेगा, इन व्यक्तियों की सिक्योरिटी करेगा। तो वहीं एक पुलिसकर्मी अपने पुलिस थाने के लिमिट्स के अंदर जो उसकी हदें हैं, जिन व्यक्ति को वो गांव जाके प्रोटेक्ट करता है, उसी गांव में क्या करता है, टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड, जिस पुलिसकर्मी, वो एक पुलिसकर्मी रेप करता है और उस पुलिस थाने की लिमिट्स के अंतर्गत करता है, और जिस पुलिसकर्मी को उस थाने में अपॉइंट किया गया था, मतलब उस लिमिट के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक सेक्टर 10 गुड़गांव के पुलिस स्टेशन, फॉर एग्जांपल एक सेक्टर 10 गुड़गांव का जो पुलिस स्टेशन है, उसका एक पुलिसकर्मी रेप कमिट कर देता, पर थाने में नहीं करता है, उस सेक्टर 10 के पुलिस स्टेशन में नहीं करता है, पर कहाँ कर देता है, जो सेक्टर 10 में जो विभिन्न एरिया दे रखे हैं कि भाई यहाँ के इस थाने की जुरिडिक्शन यहाँ लगेगी। मतलब अब सेक्टर 10 के जो गुड़गांव का थाना है, उसकी जुरिडिक्शन भाई कादीपुर विलेज लगती है, गड़ोली लगती है, हरसरू लगती है, वजीरपुर लगती है, हयातपुर लगती है, और सेक्टर 10A यहाँ लगती है, और भी बहुत सारी जगह लगती है। तो मान के चलिए उस पुलिसकर्मी ने, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल वजीरपुर गाँव में कोई बलात्कार कर दिया, तो अब उसकी पनिशमेंट उसको अलग मिलेगी। अब देखिए सब 2 इन द प्रीमिसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, या फिर उस पुलिसकर्मी ने आप सब 2 स्पेसिफिकली बता रखा है, एक महिला का रेप किसी भी स्टेशन हाउस में, एनी स्टेशन हाउस, उस सेक्टर 10 के पुलिसकर्मी ने जो कि तैनात था, उसने एक महिला का रेप किया तो सही, पर ना तो लोकल लिमिट्स में किया, ना तो अपने थाने के अंतर्गत किया, उसने कोई और जो गुड़गांव के जिले का कोई थाना था उसके अंतर्गत कर दिया, या गुड़गांव का नहीं, पूरे इंडिया में कोई भी पुलिस स्टेशन था उसके अंतर्गत एक गुड़गांव के सेक्टर 10 के पुलिसकर्मी ने रेप कर दिया, तो उसको सजा हमारे लेजिस्लेचर डिफरेंट देगा। और हम पढ़ते हैं अब सेक्शन सब 3 ऑन अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर कस्टडी, या जो पुलिसकर्मी है उसके पास एक महिला की हिरासत है, और इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर, या फिर उसका जो एक पुलिसकर्मी है, उसका कोई जूनियर पुलिसकर्मी है, उस जूनियर पुलिसकर्मी के पास किसी वुमेन की हिरासत है, मतलब हिरासत है, कस्टडी है, तो एक पुलिसकर्मी उसके ऊपर जो हिरासत में, जो कस्टडी में एक महिला है, उसका रेप कमिट करता है। तो अब देखिए, अब सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 का क्लोज बी, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी, तो एक सरकारी कर्मचारी होते हुए रेप करता है एक महिला के साथ एक सरकारी कर्मचारी, और वो वुमेन उस सरकारी कर्मचारी की कस्टडी में, हिरासत में। ठीक है, तो हमारा स्पेसिफिकली जो सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 का क्लोज ए था, वो तो स्पेसिफिकली पुलिस ऑफिसर को टारगेट कर रहा था कि भाई पुलिस ऑफिसर रेप कर देगा, मतलब जिस लिमिट्स में उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, उस लिमिट में, या फिर जिस थाने में वो है उस थाने में, या फिर भारतवर्ष के किसी भी थाने में, तो वो उसको अलग सजा मिलेगी। और सबट बी क्या कह रहा है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है जिसके पास कस्टडी में रखने के लिए उसको ऑथराइजेशन मिली हुई, मतलब कोई सीबीआई का कर्मचारी है, कोई ईडी का कर्मचारी है, कोई इनकम टैक्स का कर्मचारी है, जो कि कस्टडी में ले सकते हैं एक महिला को, तो वो अगर रेप कमिट कर देते हैं, देखिए, और इन द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट सबऑर्डिनेट टू सच पब्लिक सर्वेंट, या फिर एक हायर पब्लिक सर्वेंट, एक हायर रैंक का सरकारी कर्मचारी, मतलब मान के चलिए कोई सीबीआई का, फॉर एग्जांपल सीबीआई का कोई हायर रैंक का अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो एक महिला का रेप तो करता है, जो कि उसकी कस्टडी में, उसकी हिरासत में उसका कर देता है रेप, या फिर जो उसके जूनियर एक उस सीबीआई के हायर पब्लिक सर्वेंट की कोई जूनियर ऑफिसर है, उसकी कस्टडी में एक वुमेन की गिरफ्तारी, मतलब एक वुमेन उसके जूनियर की कस्टडी में है, तो उसका रेप कमिट कर देता कौन, वो हायर सीबीआई ऑफिसर, तो वही वो रेप बनेगा, और उसको सजा लेजिस्लेचर डिफरेंट देगा। अब सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 का क्लोज सी, बीइंग अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, अब एक व्यक्ति एक सदस्य है फौजियों का, आर्म्ड फोर्सेज का मतलब फौज का, डिप्लॉयड इन एनी एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको लगाया गया है किसी भी एरिया में भारतवर्ष के, और किसने डिप्लॉय किया उसको, केंद्र सरकार ने, और स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर उसको डिप्लॉय कर रखा उस फौजी को राज्य सरकार ने। कमिट्स रेप इन सच एरिया, तो वो फौजी रेप कमिट कर देता, बलात्कार कमिट कर देता उस एरिया में, जिस एरिया में उसको डिप्लॉयड किया गया था, मतलब केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने मतलब ड्यूटी पर तैनात किया गया था। ठीक है, अब डी, बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ अ जेल, या फिर एक व्यक्ति मैनेजमेंट का हिस्सा है, और या तो वो मैनेजमेंट संभाल रहा है किसी जिला कारागार की, या फिर सेंट्रल कारागार की, या फिर वो व्यक्ति स्टाफ है उस जेल का, तो इसमें जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट जेल भी आती है और सेंट्रल जेल भी आती है। ठीक है, रिमांड होम, या एक व्यक्ति मैनेजमेंट संभाल रहा है किसी रिमांड होम की, या वो स्टाफ है रिमांड होम का, और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टेब्लिश्ड बाय, या कोई और अन्य प्लेस ऑफ कस्टडी है, हिरासत की जगह है, जो कि एस्टेब्लिश स्थापना की गई है बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स और ऑफ अ वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन,
और वो कानून के द्वारा स्थापना की गई है कि उसमें कस्टडी रखी जाएगी, ठीक है, हिरासत रखी जाएगी। तो वो और कोई प्लेस है जो कि रिमांड होम या फिर वो अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंट एंट्री खोलती है कि वो कोई भी प्लेस हो सकती है जिसमें एक महिला की कस्टडी रखी जाती है, ठीक है। और क्या है, और ऑफ अ वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन, यह एक व्यक्ति है जो कि मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, स्टाफ है किसका, वुमेन की कोई इंस्टीट्यूशन है, वुमेन के प्रति कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई चिल्ड्रन का इंस्टीट्यूशन है, उसका मैनेजमेंट या स्टाफ है, वो रेप कमिट करता है, कमिट्स रेप, तो वो बलात्कार कमिट करता है ऑन एनी इनमेट ऑफ सच जेल, उस जेल के किसी कैदी पर, मतलब वुमेन कैदी पर अंडर ट्रायल पर, रिमांड होम, जो रिमांड होम में एक महिला रह रही है उस रिमांड होम में वाली महिला के साथ एक मैनेजमेंट या स्टाफ का व्यक्ति रेप कमिट करता है। प्लेस और इंस्टीट्यूशन, एक जगह पर जो कि वुमेन के इंस्टीट्यूशन की जगह या फिर चिल्ड्रन के इंस्टीट्यूशन की प्लेस है या फिर इंस्टीट्यूशन है पढ़ाई लिखाई का या फिर मेंटल असाइलम है, उसमें रेप कमिट करता है कौन, मैनेजमेंट का व्यक्ति या फिर स्टाफ का व्यक्ति, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब उसको पनिशमेंट हमारे लेजिस्लेचर डिफरेंट देगा। अब ई देखिए, बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का, चाहे इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों आते हैं, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट मतलब एक व्यक्ति मैनेजमेंट संभाल रहा है, एक पुरुष मैनेजमेंट संभाल रहा है एक प्राइवेट हॉस्पिटल की, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो वो रेप कमिट कर देता है वो पुरुष। और देखिए, कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन इन दैट हॉस्पिटल, और वो रेप कमिट करता है, बलात्कार कमिट करता है एक महिला का उसी अस्पताल में, वेदर प्राइवेट और वेदर पब्लिक, वेदर गवर्नमेंटल, ठीक है। तो अब उसको सजा हमारा लेजिस्लेचर डिफरेंट देगा। अब देखिए एफ, बीइंग अ रिलेटिव, एक रिश्तेदार है कोई व्यक्ति और रिलेटिव रिश्तेदार होते हुए एक महिला पर रेप कमिट करता है वो। अब देखिए गार्जियन, एक व्यक्ति गार्जियन है, मतलब कोर्ट ने उसको चुना हुआ है एज अ गार्जियन या फिर वो नेचुरल गार्जियन है, तो वो रेप कमिट करता है। और टीचर ऑफ, या फिर टीचर है एक महिला का एक व्यक्ति एक पुरुष, तो वो रेप कमिट करता है। और अ पर्सन इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, या एक व्यक्ति जो कि रेप कमिट करेगा वो ऐसे पोजीशन में है, उसके पास ऐसा पोजीशन है कि उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि ये कभी ऐसा काम कर नहीं सकता, और वो व्यक्ति रेप कमिट कर देता है। और अथॉरिटी टुवर्ड्स द वुमेन, और उसकी अथॉरिटी है किसके प्रति, उस वुमेन को संभालने के प्रति, मतलब एक व्यक्ति को केयर दे रखी है एक वुमेन की, और वही व्यक्ति जिसको अथॉरिटी दे रखी है एक वुमेन की, वही उस वुमेन पर रेप कमिट करता है। तो अब देखिए क्या होगा, कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन, तो वो रेप बलात्कार कमिट करता है उस वुमेन पर, तो लेजिस्लेचर उसको डिफरेंट सजा देगा। तो वो सजा नीचे आएगी वो बताऊंगा, पहले हम क्लोजेस पढ़ लेते हैं। जी, कमिट्स रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्रेटियन वोलेंस, तो एक जंग छिड़ी हुई है और उसके दौरान कोई व्यक्ति रेप कमिट करता है एक महिला पर, तो उसको हमारा लेजिस्लेचर डिफरेंट सजा देगा, ठीक है। मतलब कम्युनल, कोई समुदाय के बीच में जंग छिड़ी हुई है, तब तो दूसरे समुदाय के लोग एक समुदाय की महिला का रेप करते हैं तो उसको डिफरेंट सजा मिलेगी। और सेक्टेरियन वोलेंस, या फिर कोई सेक्टेरियन मतलब एक देश को छोड़ के व्यक्ति दूसरे देश में जा रहे हैं, तो उस कोई ऐसी हिंसा हो रही है तब एक व्यक्ति एक महिला पर रेप कमिट करता है, तो उसको लेजिस्लेचर डिफरेंट सजा देगा, ठीक है। तो आगे बताऊंगा क्या सजा देगा। अब एच, कमिट्स रेप ऑन अ वुमन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, तो एक व्यक्ति एक महिला पर रेप बलात्कार कमिट करता है और यह जानते हुए उसको जानकारी है कि ये महिला पेट से प्रेग्नेंट है, तो उसको लेजिस्लेचर डिफरेंट सजा देगा, ठीक है। अब आई, कमिट्स रेप ऑन अ वुमन इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, तो एक महिला पर एक व्यक्ति रेप कमिट करता है जो कि महिला कंसेंट मतलब अपनी सहमति बयां ही नहीं कर सकती, आइदर शी इज इन कोमा, आइदर शी इज इन वेजिटेटिव स्टेट, आइदर शी इज ब्रेन डेड, तो उस पर रेप कमिट करता है। आप देखिए तो उसको हमारा लेजिस्लेचर डिफरेंट सजा देगा। और देखिए जे, बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वुमन, तो एक व्यक्ति जो कि रेप कमिट करेगा एक महिला के ऊपर, उसने क्या अपनी पोजीशन धारण कर रखी है कि वो एक महिला को कंट्रोल में रख सकता है, मतलब अपने इशारों पर नचाता है, एक अपने मतलब इशारों पर मतलब रखता है, या फिर और डोमिनेंस ओवर अ वुमन, या उस महिला के प्रति जिसका वो रेप करने वाला है उसके ऊपर उसकी डोमिनेंस है। तो मतलब मान के चलिए एक लैंडलॉर्ड जो मेल लैंडलॉर्ड है वो एक अपनी सर्वेंट जो वुमेन सर्वेंट है उस पर रेप कमिट करता है। तो अब जो लैंडलॉर्ड और सर्वेंट का जो रिश्ता जो रिलेशन होता है वो फिड्यूशरी, वो डोमिनेंट्री रिलेशन होता है। तो डोमिनेंस इस पे कौन करेगा, लैंडलॉर्ड करेगा डोमिनेंस, मतलब वो डोमिनेटरी करेक्टर में होगा किसके प्रति, उस वुमेन सर्वेंट के प्रति, ठीक है। तो अब वो लैंडलॉर्ड एक मतलब फॉर एग्जांपल एक लैंडलॉर्ड है अपनी वुमेन सर्वेंट के ऊपर रेप कमिट करता है, तो लेजिस्लेचर उसको डिफरेंट सजा देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, ठीक है। और देखिए कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन, तो और वो व्यक्ति जिसका कंट्रोल है एक वुमेन के ऊपर, या डोमिनेंस है एक महिला के ऊपर, मतलब ये एग्जांपल हम उसको भी ले सकते हैं, जैसे कोई ऑफिस वगैरह में रेप कमिट होता है जो प्राइवेट ऑफिस है, तो उस पर भी जो एम्प्लॉयर होता है उसका डोमिनेंस होता है उस वुमेन के ऊपर, अगर वो रेप कमिट करता है तो उसको सजा डिफरेंट मिलेगी। अब देखिए कमिट्स रेप ऑन सच वुमेन, तो वो रेप कमिट करते हैं इसमें, और हम पढ़ते हैं क्लोज के, कमिट्स रेप ऑन अ वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, तो एक पुरुष रेप कमिट करता है एक महिला के ऊपर, और वो महिला पहले ही अपाहिजपन से जूझ रही है, और कौन सा अपाहिजपन, या तो मेंटल मानसिकता वाला अपाहिजपन या फिर शारीरिक अपाहिजपन, तो उसको अब लेजिस्लेचर डिफरेंट सजा देगा। अब
हमारा एल, वाइल कमिटिंग रेप कोजिस ग्रीवियस बोडली हार्म, तो एक व्यक्ति, एक पुरुष एक महिला के ऊपर रेप तो कमिट कर रहा है, बलात्कार तो कमिट कर रहा है, पर उस महिला को साथ साथ ग्रीवियस बोडली हार्म मतलब घातक कोई शारीरिक चोट दे देता है, और मेम्स या फिर मेम्स उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है। मेम्स मतलब बहुत ही क्रूर तरीके से उसको तकलीफ देता है, और डिसफिगर्स या फिर उसके शरीर का कोई पार्ट, कोई बॉडी पार्ट अंग भंग कर देता है, मतलब उसके बॉडी पार्ट को निकाल देता है, मतलब खींच के फाड़ देता है, अलग कर देता है उसकी बॉडी से, मतलब उसको बोलते हैं डिसफिगर्स। ठीक है, मतलब मेम्स का मतलब होता है कि अंग भंग कर दिया, और डिसफिगर्स का मतलब है कोई उसके बॉडी पार्ट को जिसका बॉडी पार्ट जो नॉर्मली रहता था उसके बॉडी पार्ट को डिसफिगर कर दिया, मतलब उसका कोई बॉडी पार्ट एक जगह रहता था, मतलब वो नॉर्मल लाइफ में उसका नाक एक जगह रहता था, पर रेप कमिट करते हो उसके नाक पे मुक्का मारा उस महिला के, और उस महिला का नाक इधर कर दिया, मतलब डिसफिगर कर दिया, मतलब उसको महिला का नाक टेढ़ा कर दिया, तो वो उस व्यक्ति को देखिए अब क्या होगा, और एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ द वुमेन, और एक व्यक्ति रेप कमिट करते वक्त उस महिला की जिसके साथ वो रेप कमिट करता है उस महिला की जान को खतरे में डालता है, तो उस व्यक्ति को अब पुरुष को अब अलग सजा मिलेगी हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा। अब हमारा लास्ट क्लोज है जो कि सेक्शन 64 के सब सेक्शन 2 का क्लोज एम, वो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पनिशमेंट पढ़ेंगे। अब देखिए, कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन, तो एक व्यक्ति, एक पुरुष रेप कमिट करता है, बलात्कार कमिट करता है एक ही महिला के ऊपर, और रिपीटेडली मतलब बार, इक्की दुक्की बार नहीं, कम से कम 100 बार 200 बार, तो 2-3 मतलब एक से ज्यादा बार होना चाहिए, तो वो रिपीटेडली की डेफिनेशन फॉलो हो जाएगा, मतलब एक से तो ज्यादा बार होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60, 100, 150, 200 इतनी बार रेप कमिट करता है एक महिला के ऊपर, तो वो क्या होगा, उसको हमारा लेजिस्लेचर डिफरेंट सजा देगा। अब क्या सजा देगा हमारा लेजिस्लेचर इन व्यक्तियों को, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है, जो कि एक पुलिसकर्मी है, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, जो कि कस्टडी रखते किसी महिला की अपने ऑफिस में, मतलब अपने पास, या फिर कोई फौजी है जो कि रेप कमिट करता है जिस एरिया में उसको डिप्लॉयड किया गया है, या कोई मैनेजमेंट या स्टाफ मेंबर है किसी जेल का, रिमांड होम का, ठीक है, वुमेन इंस्टीट्यूशन का या चाइल्ड इंस्टीट्यूशन का, वो रेप कमिट करता है, कोई हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है या स्टाफ है वो रेप कमिट करता है एक महिला के ऊपर, या फिर कोई रिलेटिव है, गार्जियन है, टीचर है, और एक वो व्यक्ति है जो कि ट्रस्ट की पोजीशन में एक महिला के ऊपर, तो वो रेप कमिट करता है। अब कोई कम्युनल और सेक्रेटेरियन वोलेंस में रेप कमिट करता है एक महिला के ऊपर एक पुरुष, तो उसको अलग सजा देगी हमारे लेजिस्लेचर। या कोई व्यक्ति रेप कमिट करता है एक महिला के ऊपर जो कि महिला प्रेग्नेंट है, या वैन जानते हुए भी रेप कमिट करता है, उसको हमारा लेजिस्लेचर अलग सजा देगा। तो क्या सजा देगा, शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर। तो कम से कम रिगरस इंप्रिजमेंट मतलब एक ऐसी इंप्रिजमेंट, मतलब जेल कटवाई जाएगी, रिगरस इंप्रिजमेंट मतलब हार्ड लेबर के साथ, और 10 साल से कम तो नहीं होगी, 10 साल से ऊपर ही होगी, और 10 साल तो मिनिमम टर्म होगी, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और अब वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक बढ़ सकती है, उम्र कैद तक बढ़ सकती है उस सरकारी कर्मचारी को, उस पुलिसकर्मी को। विच शैल मीन इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। तो अब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जो हमारा सेक्शन 64 के सबसेक्शन 2 में जो क्लोजेस दिए गए थे, क्लोज ए से लेके क्लोज एम में जो एक्ट फॉल करेगा इन व्यक्तियों का, अगर उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उम्र कैद की सजा मिलेगी, तो उसको उम्र कैद की सजा का मतलब है कि जब तक वो जिएगा जेल में तब तक वो जेल में सड़ेगा और मरेगा। मतलब रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ इन जेल, मतलब जब तक कि वो व्यक्ति की जो आमतौर पर नेचुरल लाइफ है वो व्यक्ति उसी जेल में रहेगा और वहीं सड़ेगा और मरेगा, ठीक है, सजा काटते हुए। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उस व्यक्ति को जो कि सेक्शन 64 के सबसेक्शन 2 के क्लोज ए से लेके क्लोज एम में उसका एक्ट फॉल करा, तो उसको फाइन तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा लेजिस्लेचर देख लो आप कितना स्ट्रिक्ट है। जो एक व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति कोई रेप कमिट करता है तो उसको सिर्फ सजा मिलती है 10 साल से लेकर उम्र कैद तक, और वो उम्र कैद कौन सी वाली, सिंपल, कि उस उम्र कैद को बाद में 20 साल या 14 साल में बदला जा सकता है, ठीक है, गवर्नर के द्वारा या उसके अच्छे व्यवहार के द्वारा राज्य सरकार बदल सकती है, ठीक है। पर जो सरकारी कर्मचारी है, पुलिसकर्मी है, जो कि एक मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति अगर एक महिला पर रेप कमिट करता है तो उसको 10 साल तो मिनिमम मिलेगी, पर मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, उम्र कैद मिलेगी। वो उम्र कैद कौन सी होगी, जो कि उस व्यक्ति की नेचुरल लाइफ, जब तक वो जिएगा तो वो जेल में ही सड़ेगा और मरेगा, ठीक है। और इसमें उसको फाइन भी देना पड़ेगा, और नॉर्मल केसेस में भी एक प्राइवेट व्यक्ति जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है वो एक महिला के साथ रेप करता है तो फाइन तो वो भी देता है, ठीक है। शैल फाइन है, मैंडेटरी देना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी हुई सेक्शन 64 का, हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा और सबसेक्शन 2 पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ये इसमें जो सेक्शन 64 की जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण दी गई है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 65। अब हम आज का लास्ट सेक्शन जो पढ़ेंगे वो हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 65, उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है, तो मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ, कम से कम 9:30-10 बज चुके हैं रात के, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं भी अपने जाके भाई आराम करूँगा और सोऊंगा, ठीक है। तो ये हम सेक्शन 65 भारतीय न्याय संहिता का आज की क्लास में लास्ट पढ़ रहे हैं, तो कल से हम सेक्शन 66 के बाद से पढ़ना चालू करेंगे। अब देखिए सेक्शन 65
पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, अब पनिशमेंट मिलेगी बलात्कार करने की इन विभिन्न मुकदमों में, इन विभिन्न केसेस में, मतलब अगर ऐसे हालात है तो उनमें, मतलब जो हालात अब सेक्शन 64 में या सेक्शन 63 में फॉल नहीं किए होंगे वो अब सेक्शन 65 में फॉल करेंगे, तो उस पर अब पनिशमेंट मिलेगी रेप की। अब देखिए सेक्शन 65 का सबसेक्शन 1, whoever commits rape on a woman under 16 year of age, अब जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी पुरुष रेप बलात्कार कमिट करता है एक वुमेन पर, एक महिला पर जो कि 16 साल से आयु के नीचे की है, मतलब उसकी उस वुमेन की एज जब उस पर रेप कमिट हुआ 16 साल या उससे कम की थी आयु, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, तो उस व्यक्ति को अब रिगरस इम्प्रिजमेंट मतलब हार्ड लेबर के साथ जेल की सजा कटवाई जाएगी, और मिनिमम कितनी होगी 20 साल तो होगी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, पर अब अगर ज्यादा देना चाहते हो तो एक्सटेंड हो सकती है उम्र कैद तक, और वो उम्र कैद कौन सी होगी, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। तो एक व्यक्ति, एक पुरुष जिसने एक महिला के साथ रेप किया और उस महिला की उम्र 16 साल या 16 साल से कम की आयु की थी वो वुमेन, तो उस व्यक्ति को, अब उस पुरुष को ऐसा रेप करने पर, बलात्कार करने पर क्या सजा मिलेगी, कम से कम 20 साल की तो मिलेगी जेल कटवाने की सजा, और वो भी रिगरस, मतलब जेल में जाके मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा, और एक्सटेंड कहाँ तक हो सकती है, उम्र कैद तक हो सकती है, और वो उम्र कैद कौन सी होगी, जब तक वो रेपिस्ट जिएगा, वो कन्विक्टेड जिएगा जेल में, तो जब तक वहीं सड़ेगा और वहीं मरेगा, मतलब अपनी पूरी जिंदगी वो जेल में काटेगा, ठीक है। और इन केसेस में मैं आपको आउट ऑफ बॉक्स बातें बताता हूँ, जिसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और वो वाली पनिशमेंट मिलती है जो कि नेचुरल लाइफ, जब तक वो जिएगा जब तक वहीं जेल में रहेगा। इन केसेस में परोल भी नहीं मिलती है, मतलब इंटरिम जो छुट्टियां होती है जेल से एक कन्विक्टेड को जो मिल जाती हैं आमतौर पर साल 2 साल 5-10 साल में एक बार 2-4 दिनों के लिए, तो वो भी इन केसेस में नहीं मिलती है। ये मैं आपको आउट ऑफ बॉक्स एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 65 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 65 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। Provide that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। अब जो इस केस में, जिस केस में एक पुरुष ने एक 16 साल की महिला का रेप किया था और उसको सजा हो गई थी 20 साल से लेकर उम्र कैद तक, तो उसको फाइन की, जुर्माने की सजा हुई थी, तो वो जुर्माना कोर्ट उसको इतना लगाएगा कि वो जस्ट हो, मतलब वो बिल्कुल बराबर हो, और वो रीजनेबल, मतलब वो कारणवश जुर्माना हो, ताकि सारे जो खर्चे उस 16 साल की महिला ने अपने उपचार में, अपने मेडिकल खर्चों में लगाए हैं, वो उसको मिल सके, ठीक है। और मेडिकल खर्चों के अलावा एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, अगर वो 16 साल से कम की महिला जिसके साथ रेप कमिट हुआ था, अब उस पुरुष को सजा दे दी जाती है कोर्ट के द्वारा, और उसको फाइन की, जुर्माने की सजा भी देती है, और कोर्ट उम्र कैद दे देती है। और उम्र कैद कौन सी वाली, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कौन सी वाली, कि जब तक वो व्यक्ति जिएगा तो जेल में मरेगा और सड़ेगा। तो अब उस महिला को भाई कोई मेंटल ट्रॉमा हो गया था, उसका रेप होता 16 साल से कम की महिला का, तो अब उसने अगर कोई रिहेबिलिटेशन है, मतलब वो अपने दिमाग को, अपने माइंड को सेटल डाउन नहीं कर पा रही है, तो उसके रिहेबिलिटेशन में जो उसके साइकेट्रिक और साइकोलॉजिक खर्चे होंगे वो भी उसको रिहेबिलिटेशन के लिए फाइन के, जुर्माने के रूप में मिला जाएगा। मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए, मतलब वो अपना कोई बिजनेस चालू करना चाहती है, वो अपने कहीं इंडिया में जो भीड़ भाड़ की जगह, जहाँ उस भीड़ भाड़ के एरिया में उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ था रेप जैसा, अब उस जगह को छोड़ के कहीं शांति की जगह केरला वगैरह साइड बसना चाहती है, तो अब वो कह सकती है कि मेरे को तो रिहेबिलिटेशन, मैं केरला में जाके एकांत से रहना चाहती हूँ, तो वो उसको उसके लिए भी खर्चा दिया जाएगा उस अपराधी से जिसने उसका रेप किया था, ठीक है। अब सेक्शन 65 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइड फॉर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। तो अब जो ये फाइन, जो एक अपराधी द्वारा जिसको रेप का कन्विक्टेड ठहरा दिया गया है, तो वो जो वो अपराधी अब फाइन देगा उस महिला को, तो वो अब कोर्ट उस फाइन को अपनी सरकारी ट्रेजरी में नहीं रख लेगी, सीधा उस महिला को देगी जिसके साथ रेप कमिट होता है, और वो महिला 16 साल से आयु की, 16 साल या 16 साल से कम की आयु की, ठीक है। तो डायरेक्टली विक्टिम को, जिस महिला के साथ रेप हुआ है, उसको वह फाइन मिलेगा, जुर्माना मिलेगा, जो कि अक्यूज्ड, जो कि रेपिस्ट, जो कन्विक्ट हुआ है वो देगा, ठीक है। अब सेक्शन 65 का सब सेक्शन 2 हम पढ़ने वाले, देखिए। Whoever commits rape on a woman under 12 year of age, जो कोई भी पुरुष रेप कमिट करता है, बलात्कार कमिट करता है एक महिला पर जो कि 12 साल या 12 साल से कम की आयु की है, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर। तो ऐसा करने पर उस रेपिस्ट को, उस पुरुष को 20 साल की कम से कम तो जेल कटवाई जाएगी, और मैक्सिमम कितनी कटवा सकते हैं, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, पर वही एक्सटेंड हो सकती है उम्र कैद तक। और उम्र कैद कौन सी वाली, जब तक जिएगा, जब तक जेल में सड़ेगा, जब तक इस व्यक्ति की नेचुरल लाइफ है, जब तक ये भगवान इसके प्राण नहीं निकाल रहा था, जब तक अगर ये जिएगा तो जेल में ही सड़ेगा।
ओ एंड विद फाइन, और जुर्माना भी लगेगा, और विद डेथ, या फिर एक व्यक्ति एक पुरुष ने जिसने एक 12 साल या 12 साल से कम की आयु की महिला का रेप किया है, और तो उसको 20 साल तो मिनिमम मिलेगी जेल कटवाने की सजा, और उम्र कैद भी मिल सकती है। और उम्र कैद भी कौन सी वाली? नेचुरल लाइफ, जब तक उसकी नेचुरल लाइफ है, जब तक उसके भगवान ही प्राण नहीं निकालता तो वो जेल में ही सड़ेगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम देनी है तो कैपिटल पनिशमेंट, डेथ की सजा, फांसी की सजा आप उस रेपिस्ट को दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा होगा सेक्शन 65 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 65 का सबसेक्शन 2 का प्रोविजो 1। प्रोवाइड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। ये वही बता रहा है कि भाई वो फाइन जो उस रेपिस्ट से लिया जाएगा जो एक 12 साल या 12 साल से कम की महिला का रेप करता है, और उसको जो फाइन वो पे करेगा, जुर्माना जो पे करेगा वो इतना होना चाहिए कि उस 12 साल या 12 साल की कम से उम्र की महिला का क्या हो जाए, मेडिकल एक्सपेंसेस जो उसने खर्चे अपने इलाज में उपचार में किया वो उसको वसूल हो जाए। ठीक है, एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, अगर वो वुमेन कहीं और जाके बसना चाहती है सुकून से इंडिया के किसी पार्ट में, या वो रिहैब करना चाहती है, मतलब वो किसी रेगुलरली अपना इलाज करवाना चाहती है एक इंस्टीट्यूशन में, अपने आप को एडमिट कर 2-4 महीनों के लिए, 1-2 साल के लिए, तो जितना उसका खर्चा आएगा वो व्यक्ति, वो रेपिस्ट उस महिला को वो खर्चा देगा। ठीक है, अब प्रोवाइजो 2 हम पढ़ते हैं सेक्शन 65 का सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो 2। प्रोवाइड फॉर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सबसेक्शन, बताया गया कि कोई भी जुर्माना जो इस सबसेक्शन के तहत, कौन सी सबसेक्शन के तहत, सेक्शन 65 के सबसेक्शन 2 के तहत अगर लगाया गया है कि रेपिस्ट के ऊपर, तो वो रेपिस्ट अब जुर्माना कोर्ट में देगा, और कोर्ट सीधा किसको दे देगी? शैल बी पेड टू द विक्टिम। तो कोर्ट रेपिस्ट है वो जुर्माना लेकर, जिसने एक 12 साल या 12 साल से कम की आयु की महिला का रेप किया था, तो सीधा वो रेपिस्ट होगा वो जुर्माना कोर्ट में जमा करवाएगा, और कोर्ट सीधा वो जुर्माना उठाकर विक्टिम को दे देगी, उस 12 साल या 12 साल से कम की महिला को दे देगी जिसके साथ रेप हुआ था। तो वही हमारे इस केस में विक्टिम थी, मतलब उसका रेप हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा आज सेक्शन 65 पूरा होता है। तो आज की हमने अपनी क्लास में जो मेजर चंक है हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले एक्ट का, जो महिला के प्रति होते हैं, वो हमने पूरे किए, जो कि था सेक्शन 63, 64 और 65। मैंने आज तीनों ये सेक्शन पढ़ाए और मेरे को पूरी 51 मिनट्स लगी। देख लो मैंने कितनी इंटरप्रिटेशन में और एक एक चीज, हर एक टेक्स्ट हिंदी में खोल कर आपको बताया। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अब कल वाले लेक्चर से हम भारतीय न्याय संहिता के, कल वाले लेक्चर में हम सेक्शन 66 भारतीय न्याय संहिता के आने वाले जो प्रोविजन से प्रावधान है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही वीडियो खत्म होती है, तो हम कल मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।